Hello student, myself Dr. Ashish Maheshwari, Director, Sarvottam Career Institute. Today we are going to start a new unit, a new chapter and a very fundamental chapter of 11th syllabus. In your 11th syllabus we have observed in biology particularly, there are 5 units, and among these 5 units, third unit, unit number 3, named as cell, structure and function. That particular unit we are going to start today. Actually in biology and even in especially in 11th syllabus, you will observe that initial 2-3 units are very fundamental and classical part of biology. Every subject have its own classics. Biology also have its own classics. And we start biology from the very first unit and the very first chapter, living world. You will observe that the NCERT and the syllabus just explain what is living, what is life. और फिर उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स बताए जाते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस बताए जाते हैं कि कैसे कैसे हमने लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप बनाए, क्लासिफाई किया, किंगडम्स एंड वेरियस अदर क्लासिफिकेशन। और उसी के बाद उसी में ही आपको प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें आपके इनिशियल जो फर्स्ट 2 यूनिट हैं उसमें आती हैं। थर्ड यूनिट शुरू होती है सेल की, यूनिट नंबर 3 सेल। अब आप देखिए सेल का जो ये पार्ट है या जो और भी चीज़ें आपने आगे पढ़ी, ये सब चीज़ें आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। लोअर क्लासेस 7th 8th 9th 10th, थोड़ा थोड़ा पार्ट साइंस में बायोलॉजी का आता ही है, और वहाँ भी आपको इन ऑर्गेनिज्म और सेल के बारे में ज़रूर बताया जाता है। 11th में जब हम स्पेसिफिकली बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में इसी क्लासिकल पार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। और इन फर्स्ट 3 यूनिट में हमारा पूरा फंडामेंटल पार्ट है। नेक्स्ट जो आपकी 4th और 5th यूनिट है सिलेबस की, उसमें फंक्शंस वाला पार्ट है, जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एक तरफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक तरफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और इनिशियली जब हम क्लासिकल पार्ट शुरू करते हैं 11th में, तो वो थोड़ा सा यूँ समझिए कि बोरिंग टाइप भी लगता है कई बार। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके करेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स को लगता है इतना सारा याद करना पड़ेगा, होता है। क्लासिकल पार्ट है, इसी तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं। बट ये जो चीज़ें होती हैं फर्स्ट 3 यूनिट जो आपकी हैं, ये कभी भी आपकी एक ही बार में तैयार नहीं होंगी। इनको आपको रिपीटेटिवली रिवाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट, एग्जाम्पल्स, उनके कंपैरिजन, ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी और बार बार उसको देखते रहना। इसमें मगब करने और रटने से नहीं याद। और उसमें भी प्लांट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम था। एनिमल्स तो फिर भी हम ऑब्जर्व करते हैं और हमसे भी काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं, तो हमें ठीक लगते हैं। बट प्लांट्स नॉर्मली क्या है, हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम ब्रायोफाइट आ रहे हैं, टेरिडोफाइट आ रहे हैं, एल्गी के बारे में बता रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें अजीब लगती हैं। बट आप इसको जब रिपीटेटिवली पढ़ेंगे, 4-5 बार अच्छे से रिवाइज होगा थोड़ा थोड़ा गैप के बाद, तब ये चीज़ें फेमिलियर होंगी। बायोलॉजी में लैटिन ग्रीक लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ होता है, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी उसी तरह की आएगी, तो हो सकता है एक बार में हमें प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आए। ये सब चीज़ें आपने देखा होगा यूनिट नंबर 1 और 2 में ज़्यादा है। नाउ यूनिट 3 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, सेल, इसके अंदर आप देखिए ये हमारा बड़ा फंडामेंटल पार्ट है। जब हम शुरू से बायोलॉजी शुरू करते हैं लोअर क्लासेस, तो हमें बताया जाता है कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, यू कैन कॉल इट एज ए लिविंग सेल, लिविंग यूनिट। हम सेल तक पहुँचे कैसे? और आप देखिए अगर इतनी फंडामेंटल यूनिट है तो व्हाई इट इज़ इन थर्ड यूनिट? उसका रीज़न है, जब बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हुई होगी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, तो वी हैव नॉट डायरेक्टली कम ऑन द सेल डायरेक्ट। हम सीधे सेल पर आए नहीं, हमें तो बहुत बाद में जाकर पता चला कि ऑर्गेनिज्म में सेल होती है। अब जब ऑर्गेनिज्म की स्टडी स्टार्ट हुई, तो ऑर्गेनिज्म जैसे हमें विजिबल होते थे, उनका जो अपीयरेंस था, जिसको आज हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, हमें जो दिख रहा होता है उसी से हमने स्टडी शुरू की। तो एंशिएंट टाइम में इन द वेरी बिगिनिंग आप देखिएगा, इसीलिए क्लासिकल पार्ट में आपको वो चीज़ें आती हैं जो ऑब्जर्व होती हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, उनका ग्रुप, उनके क्लासिफिकेशन, प्लांट, एनिमल्स और भी जो भी हैं।
तो शुरू में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेस पर स्टडी करते हैं, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग जब डिफरेंट बायोलॉजिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे ऑल रियलाइज दैट देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी सम स्मॉलेस्ट सम यूनिट जिससे कि ये सारे ऑर्गेनिज्म बने होंगे। ये एहसास बड़ा शुरू से हुआ कि कुछ तो है, कोई तो ऐसी यूनिट है जो ये सारा ऑर्गेनिज्म बना रही, जो ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सेल इतना छोटा यूनिट है, साइज इतनी कम है कि इट कांट बी विजिबल बाय नेकेड आइज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन इन द स्टडी ऑफ सेल, दैट यू ऑलवेज नीड अ माइक्रोस्कोप। और इसीलिए जब तक शुरू के कुछ माइक्रोस्कोप नहीं बने, माइक्रोस्कोप की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई, तब तक सेल ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं था। ये क्यूरियोसिटी उस समय के बायोलॉजिस्ट के सबके दिमाग में रही कि ये जो हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं आखिर ये इंटरनली कैसे हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं, बट इनको पता करने में टाइम लगा। शुरू में फिजिक्स साइड में कुछ माइक्रोस्कोप ऑप्टिक्स बेस पर डिस्कवर हुए। ज़ैकेरियस जैनसन, ज़ैकेरियस ब्रदर्स जिसको कहते हैं, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और भी लोगों ने बनाया, रॉबर्ट हुक ने बनाया, ल्यूवन हुक ने बनाया। और उस समय कोई सब्जेक्ट का ऐसा डिवीज़न नहीं था जो अगर मान लो बहुत बेसिक चीज़ों की स्टडी करना चाह रहे होते तो पहले माइक्रोस्कोप भी खुद ही बनाना पड़ता। तो जैसे जैसे थोड़े बहुत माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए इन द 17th सेंचुरी, तब जाकर हम थोड़ा सा इंटरनल डिटेल देख पाए ऑर्गेनिज्म की, फंडामेंटल यूनिट ऑब्जर्व करने में कैपेबल हुए, और तब सेल की डिस्कवरी हुई। सो इट वॉज क्वाइट लेट इन 17th सेंचुरी। लेकिन एक बार जब सेल के बारे में पता चला तो हमें सारी बातें समझ में आने लगी कि आखिर एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, उसकी क्या यूनिट है और उसके अंदर भी क्या है और वो सब कैसे काम करती है। अब हमें समझ में आने लगा कि ऑर्गेनिज्म की वर्किंग कैसे होती है। और जब हमने वेरियस ऑर्गेनिज्म स्टडी किए तो हमें बड़ा सरप्राइज भी हुआ कि बाहर से इतने डिफरेंट दिखने वाले ये ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल लेवल पर कितने से मिल रहे हैं। सेल लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर बाद में जाते जाते ये ऑर्गेनिज्म कितने बदल जाते हैं। ये सारी जो स्टडी है सेल की, यही सेल बायोलॉजी, यही साइटोलॉजी है, और यही है इस यूनिट में हम पढ़ना है। आप बायोलॉजी का कोई भी यूनिट पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ें, सेल के बगैर तो काम चलेगा नहीं। एवरीवेयर यू ऑलवेज नीड, इन एवरी टॉपिक यू ऑलवेज नीड सेल। तो सेल का बेसिक सबको आना चाहिए, ठीक है। अब सेल में भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप की भी क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। शुरू में थोड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेंस वगैरह जैसे इम्प्रूव हुए तो हमें और माइन्यूट चीज़ें दिखने लगी। तो शुरू में केवल बार बार की मोटी मोटी चीज़ें दिखाई दी, फिर थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप आया तो हम और अंदर इंटरनल डिटेल, छोटे से छोटी चीज़ें नज़र आने लगी। तो इट टेक्स टाइम, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, हमें सेल के बारे में भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रही। और इसीलिए आप देखिएगा सेल के अंदर एक अलग ही संसार है पूरा, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वाइट सरप्राइजिंग के दिखता कुछ भी नहीं है उसमें, नेकेड आई से नथिंग, और इतना कुछ होता है सर। अपने आप में वो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे आएंगी। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी स्टडी द सेल्स और डिफरेंट पार्ट्स, तो बहुत सारे नाम आते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन। और एक स्टूडेंट भी परेशान हो जाता है कि इतने सारे साइंटिस्ट की हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डिटेल में न भी जाएं तो भी कुछ मेजर लोगों के नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे जिन्होंने सेल से रिलेटेड मेजर डिस्कवरीज की हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि इनको कोई आपको एक ही बार में याद करना होता है। जब आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो ये साइंटिस्ट इतने फेमस हैं कि इनके नाम धीरे धीरे हमें फैमिलियर हो जाते हैं, और वही आपको करना पड़ेगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं कि इतने सारे क्या नाम आ गए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पूरा क्लासिकल पार्ट जितना भी है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, इनमें यही है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे पर्सन के नेम, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें आएंगी। बट ये पेशेंस वाला पार्ट और ये हमारा फंडामेंटल पार्ट बनाएगा। और जब हमारा ये बेस अच्छा होगा तब हम फिर फंक्शंस पर, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी जैसे जो बाकी की चीज़ें उनको हम अच्छे से समझ पाएँ। और जिनका सेल का टॉपिक बढ़िया होता है उनको तो हर टॉपिक में बड़ी हेल्प मिलती है, और बहुत ईजी टॉपिक है और बड़े आराम से सेगमेंट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, यूनिट नंबर 3, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो इस यूनिट में बेसिकली 3 चैप्टर है हमारे पास जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें।
चैप्टर नंबर 8 जो हम आज शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से क्लियर चल रहा है कि देखो सेल का जो फंडामेंटल पार्ट, ये चैप्टर 8 है इसमें। और उसके बाद में चैप्टर 9 जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। चैप्टर 8 आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि सेल क्या है और उसके अंदर क्या क्या वेरियस स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, ठीक है। और चैप्टर इसके बाद एक और आएगा 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल होता है, जो केमिकल पार्ट को बताता है कि सेल में कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं जिनसे सेल बनता है। और उसके बाद में 3rd चैप्टर जो होगा 9th के बाद 10th चैप्टर जो होगा वो सेल के डिवीजन से रिलेटेड है कि एक सेल कैसे डिवाइड होकर नई सेल बनाती है। इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, यही पूरी आपकी 3 चैप्टर की यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सेल को डिफाइन करना बहुत आसान है। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे फंडामेंटल यूनिट, ये वो छोटे से छोटा यूनिट है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन बी कॉल्ड एज लिविंग, ठीक है। लाइफ और लिविंग, और आप देखिएगा सेल के अंदर जो चीजें हैं इन सबको आप अलग अलग कर दीजिए तो दे आर सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, और हर एक पार्ट अपने आप में अलग अलग है, इट इज दे आर नॉट लिविंग। बट जैसे हम इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और एक सेल में इनक्लोज करते हैं तो एक लिविंग यूनिट बन जाती है। तो ये कहा भी जाता है कि ये वो छोटी यूनिट है जो एक लाइफ और लिविंग एक्टिविटी शो करती है, लाइफ शो करती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो आपका बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल लिविंग यूनिट इज सेल। एक ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन कर रहा है उसके सारे फंक्शन का जो फंडामेंटल पार्ट, जो सबसे बेसिक पार्ट है वो सेल है। काम की शुरुआत वहीं से होती है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, हम बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो सब हमारी कंपोनेंट सेल से तो कर रही है। हमारे स्ट्रक्चर का फंडामेंटल यूनिट, हमारी फंक्शंस की फंडामेंटल यूनिट, शुरुआत वहीं से, ठीक है। इसीलिए हम सेल को जब डिफाइन करते हैं तो क्या लिखा जाता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की ये बेसिक यूनिट है एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही चीज जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यहाँ 2 टर्म और भी आती हैं, साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। जब हम सेल के स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं और सेल के इंटरनल डिटेल्स पता करने की कोशिश करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी नॉर्मली साइटोलॉजी कहलाती है। और जब सेल की डिस्कवरी हुई, शुरुआत हुई, तो उस समय तो हम ज़्यादातर साइटोलॉजी और स्ट्रक्चर पर ही काम करते रहे। जब हमें स्ट्रक्चर पता चले उसके बाद हम फंक्शंस और दूसरी चीज़ों पर भी आए, ठीक है। सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी से फिर एक टर्म अगली और बड़ी, सेल बायोलॉजी। ये और बड़ी यूनिट है, बड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें सेल की एंटायर बायोलॉजी स्टडी करते हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल। सेल में जो भी स्ट्रक्चर, जो भी काम हो रहे हैं, फंक्शंस और भी दूसरे, वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है, हाउ दे डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल बीइंग स्टडीड इन बायोलॉजिकल स्टडी, सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। और एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए सेल का टॉपिक, मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आना चाहिए, उसकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। इससे चाहे आप एनिमल साइड में जूलॉजी पढ़ें, चाहे प्लांट साइड में जो भी पढ़ें, सब में बेसिक चीज़ें यही काम आएंगी। शुरुआत और फादर, जैसे भी हम हर ब्रांच की शुरुआत करते हैं, भाई इनके बिगिनर कौन रहे, तो रॉबर्ट हुक, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार सेल वर्ड दिया, सेल को डिस्कवर भी किया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज बीइंग कॉल्ड एज C.P. स्वानसन, ठीक है। सिंपली अपना जनरल नॉलेज की चीज़ है, वैसे भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए सेल के बारे में हम इनिशियल कुछ कंट्रीब्यूशंस लेते हैं कि आखिर सेल का पता कैसे चला और 17th सेंचुरीज़ में क्या क्या वो मेजर डिस्कवरीज हुई जिससे सेल के बारे में हमें चीज़ें कंफर्म होती गई। आई मे नॉट गो इन वेरी मच हिस्टोरिकल डिटेल ऑफ द सेल डिस्कवरी, बट स्टिल कुछ साइंटिस्ट के नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और वो आपको भी याद रखने होंगे कि सेल के बारे में शुरुआत में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा वो कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या बताया, कैसे हम सेल के बारे में किस तरह से जान पाए। थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें, लिटिल बिट। जैसे सेल की जो सबसे पहली बात अगर की जाए, ठीक है,
इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था रॉबर्ट हुक ने किया इन द थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। और ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी बेस्ड काम था। बॉटल में आजकल तो कैप लगती है, बॉटल में अब भी आप कई बार देखेंगे तो पहले तो होता ही था कि बॉटल को बंद करने के लिए जो कैप लगाई जाती थी वो कॉर्क होता था, कॉर्क का कैप आता था। और ये कॉर्क प्लांट मटेरियल है, ड्राइड डेड मटेरियल होता है। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने, वही 1665 की बात हो रही है, 17th सेंचुरीज की, और इस समय इन्होंने पहले तो एक सबसे पहले तो अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और उस माइक्रोस्कोप में उसको देखने के लिए आखिर इसमें कुछ दिख भी पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, उन्होंने कॉर्क का एक थिन सेक्शन कट किया, बॉटल कैप कॉर्क का, और उसको अपने माइक्रोस्कोप में लगाकर देखा। You may say that that was the first material which was observed in microscope, biological material, ठीक है। और अब उसमें उन्होंने देखा क्या, he observed hollow chamber like structure जिसको हम हनी कॉम्ब कहते हैं। इन्होंने देखा कि बिल्कुल हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर लैटिस दिखाई दी। हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। आपने अगर हनी कॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उसमें हेक्सागोनल चैम्बर्स होते हैं जिसमें हनी भी रहती है। इस तरह के उनको जो माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया, इस तरह के ऑलमोस्ट हेक्सागोनल चैम्बर्स दिखाई दिए। ठीक है, ये उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हुआ। ये होलो चैम्बर्स दिखाई दिए जिनको हनी कॉम्ब लाइक लैटिस भी कहा जाता है। एंड उन्होंने इन चैम्बर्स का नाम दिया सेला और सेल्यूला, विच लेटर ऑन बिकम सेल। इन चैम्बर का नाम उन्होंने जो दिया सेला और सेल्यूला, सेल्यूला सेला का मतलब चैम्बर्स होता है, और यही बाद में चल के सेल वर्ड कहलाया। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। रॉबर्ट हुक ने जो ये चीज़ देखी थी, आज हमें मालूम है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था इट वाज नॉट अ लिविंग सेल। कॉर्क जो होता है प्लांट का डेड मटेरियल होता है, और उसमें जो उन्होंने ये चैम्बर्स देखे इट वाज एक्चुअली डेड सेल्स। सेल की डेथ होने के बाद केवल सेल वॉल बच गई थी। ये जो दिख रहा है इनको ये सेल वॉल थी और ये डेड सेल के चैम्बर्स थे। ठीक है, हालांकि रॉबर्ट हुक को नहीं पता था कि ये कोई डेड है या जो भी है। उनको होलो चैम्बर्स दिखे तो उन्होंने उनको सेल कहा, और उनको ये लगा कि ये फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी से ये पूरा मटीरियल बना हुआ है। उनकी एक बड़ी फेमस बुक आती है माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने ये पूरा अपने काम का डिस्क्रिप्शन दिया। रॉबर्ट हुक से शुरुआत मानी जाती सेल की डिस्कवरी की, बट इट वाज द डेड सेल। लेटर ऑन लिविंग सेल ऑब्जर्व करने का काम थोड़ा बाद में आता है। इन 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक इज अनदर वेरी फेमस बायोलॉजिस्ट, और ल्यूवेनहुक इज नोन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग एनिमल सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग एनिमल सेल इन हिज ओन माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहुक ने रॉबर्ट हुक से कुछ अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप तैयार किया, और उसमें उन्होंने पहली बार, ये भी वही बात है, इन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया, और ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी का था, उसका विजिबिलिटी और यूँ कहें उसकी पावर अच्छी थी। तो उन्होंने पहली बार लिविंग एनिमल सेल देखे, और ये भी अगेन क्यूरियोसिटी बेस पर था कि देखे तो सही कि जी ये क्या है, किन चीज़ों से बना। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, अपने जस्ट इंटरेस्ट के तौर पर उन्होंने अलग अलग मटीरियल को माइक्रोस्कोप में लगा लगा कर देखा। जैसे रेन वाटर की एक ड्रॉप ले ली, वाटर की ड्रॉप लेके रख के देखा, तो उसमें कई तरह के उसको टाइनी क्रिएचर्स दिखाई दिए जिनको आज हम बैक्टीरिया कहते हैं। वाटर की ड्रॉप देखी उन्होंने टीथ में जो टाटर होता है कई बार, ठीक है, प्लैंक से होता है, उसको निकाल करके उससे देखा, उसमें भी उनको बैक्टीरिया दिखाई दी, टीथ के टाटर में भी दिखाई दी। उन्होंने पर्सन का ब्लड की एक ड्रॉप रख करके देखी तो ब्लड सेल्स आरबीसी वगैरह देखी। ठीक है, सीमन रखा तो उसमें स्पर्म नज़र आया। मतलब इन्होंने अपने क्यूरियोसिटी बेस पर अलग अलग तरह की ये सेल्स देखी। ठीक है, ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए इन्होंने, रेन वाटर, नॉर्मल वाटर, टाटर और टीथ में, और वाटर में उन्होंने बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए। ऑल्सो ऑब्जर्व ब्लड सेल्स इन ब्लड एंड स्पर्म इन सीमन। ऐसी अलग अलग कई तरह की लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की। ठीक है, ल्यूवेनहुक को इसी वजह से आप देखिएगा, जब आप आगे ये माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे हर जगह इनका नाम आएगा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्हीं का था। And Leeuwenhoek, that's why it is also called father of microbiology. Father of microbiology. इनको हम father of microbiology भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें माइक्रोब्स की स्टडी होती है। ये सब माइक्रोब्स उन्होंने देखे पहली बार। तो वेराइटी ऑफ लिविंग सेल्स वाज ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहुक। ठीक है,
लिवोनुक के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों के कंट्रीब्यूशन देखें। तो अगला कंट्रीब्यूशन आता है, छोटे छोटे से लिखे हैं, ब्रीफ में ध्यान रखना। मेलपिगी। मेलपिगी इज अनदर फेमस साइंटिस्ट। इन्होंने पहली बार प्लांट सेल ऑब्जर्व करी है और इन्होंने प्लांट सेल का एक यूनिक नाम दिया था ब्लैडर। इन्होंने प्लांट सेल को बोला ब्लैडर, ठीक है। इन्हीं के ही साथ साथ में एक और है नीहेमिया ग्रू। इन्होंने भी प्लांट सेल की स्टडी करी और इन्होंने एक नाम दिया था यूट्रिकल्स। ब्लैडर और यूट्रिकल्स प्लांट सेल के ये नाम कुछ समय तक चलते भी रहे, ब्लैडर एंड यूट्रिकल्स, प्लांट सेल को ये नाम दिए गए थे। नीहेमिया ग्रू को ग्रू जो हैं इन्होंने तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी काफ़ी स्टडी करी आगे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जैसे मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल, इंटरनल को एनाटॉमी, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट को ब्लैडर्स यूट्रिकल्स नाम दिए। उसके बाद में कुछ और, अब देखिए ये लगातार क्या हो रहा है, मैंने इनके ईयर्स नहीं लिखे, अपनी डेट एक्चुअली, ये सब उसी प्रोग्रेसिव टाइमिंग में है। इसी दौरान क्या हो रहा है कि माइक्रोस्कोप की भी क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है, तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। एक जो मेजर डिस्कवरी हुई सेल के अंदर बाद में, वो रॉबर्ट ब्राउन की हुई, जिन्होंने न्यूक्लियस सेल में डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 के आसपास, नाउ वी आर इन 1835, ऑलमोस्ट इन 19th सेंचुरी, मैंने बीच का काफ़ी पार्ट छोड़ दिया, छोटी छोटी चीज़ें और भी रहती हैं, ठीक है। और 1835 के आसपास में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस का पता लगाया, पूछा भी जाता है। उसके बाद में दो बड़े पर्सन आते हैं, एम.जे. स्लीडन एंड टी. स्वान, ठीक है। एम.जे. स्लीडन एक बॉटनिस्ट हैं और थियोडोर स्वान ये जूलॉजिस्ट हैं। पैरेलल 1838-39 का इनका काम है, दोनों ने पैरेलल वे में काम किया, एक ने प्लांट की तरफ ज़्यादा स्टडी करी, एक ने एनिमल साइड। इनके कंक्लूजन हमारे आगे काम आते हैं। इन्होंने देखिए क्या है, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स स्टडी किए और एक कंक्लूजन दिया कि जितने भी ये प्लांट्स होते हैं सभी सेल के बने हुए हैं, ठीक है। एंड सेल फिर आगे कलेक्ट होकर के टिश्यू बनाती है। थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल है कि सेल इकट्ठी होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म, ये सुना होगा आपने। तो स्लीडन ने तरह तरह के प्लांट पार्ट्स और प्लांट स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड दीज सेल्स कलेक्टिवली फॉर्म टिश्यूज। कुछ ऐसी बात स्वान ने भी कही। ही ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने एनिमल्स की अलग अलग तरह के सेल ऑब्जर्व करी और इन्होंने एक और चीज़ रिपोर्ट करी, रिपोर्ट दैट सेल हैव ए थिन आउटर लेयर, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, कि इसमें थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, हालांकि ये नाम उन्होंने नहीं दिया था, तो आज हम कहते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि सेल के चारों तरफ एक थिन लेयर होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने प्लांट टिश्यू भी स्टडी करें, स्वान ने प्लांट टिश्यू भी स्टडी करें एंड साथ साथ प्लांट में भी उन्होंने सेल वॉल की एक प्रेजेंस बताई कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। मतलब उन्होंने एनिमल प्लांट दोनों की स्टडी करी और एनिमल सेल्स में तो आउटर कवरिंग के तौर पर एक थिन लेयर बताई जिसको आज हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट टिश्यूज भी स्टडी किए गए और देखा गया कि प्लांट सेल के चारों तरफ भी एक यूनिक लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहा गया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने जो चीज़ कंक्लूड करी, उन्होंने एक हाइपोथेसिस कंक्लूड करी थी कि proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cell. Bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही पूरे प्लांट और एनिमल बनते हैं। स्लीडन और स्वान ने अलग अलग प्लांट और एनिमल्स की स्टडी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। आपको ये डिटेल एनसीईआरटी में भी मिलेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। तो अलग अलग क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की। उसके बाद देखिए स्लीडन और स्वान ने जो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करी है, उसके बाद ये साथ साथ आते हैं, दे केम टुगेदर और दोनों ने मिलकर के बायोलॉजी की पहली सेल थ्योरी प्रपोज की। तो सेल थ्योरी दी गई, जितनी इंफॉर्मेशन उस समय तक सेल के बारे में आ चुकी थी उनको उन्होंने लिस्ट आउट किया और वो इंफॉर्मेशन रखी जो उन्हें लगा कि ये सारे ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल है। एक कॉमन जनरलाइज्ड सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी बेसिकली ये समझाने की कोशिश करता है कि सेल क्या है और इस उम्मीद के साथ दी गई ये सारे ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करें, इसलिए इसको थ्योरी कहा गया। सेल थ्योरी में इन्होंने 4-5 पॉइंट रखे हैं जो इन्होंने कंबाइंड वे में स्टडी किए। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी आता रहता है सेल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें दी गई क्या है।
एम.जे. स्लीडन एंड स्वान ने वही 1838-39 दे गेव फर्स्ट सेल थ्योरी। इसमें उन्होंने आइडियली 5 पॉइंट रखे हैं, ठीक है, जो करीब करीब हम डिस्कस कर चुके हैं, वही समरी है पूरा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। पहली जो बात कही है कि सभी के सभी सेल के बने हुए हैं, एंड दैट इज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैन बी कॉल्ड एज लिविंग। सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कि हम लिविंग कह सकते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं। फिर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वही इसमें मिलती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट और फंक्शन का पार्ट सब कुछ चीज़ें सेल से ही शुरू होती है, जिस फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट। ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां आप लाइफ या लिविंग कह सकते हो जिसको, ठीक है। और इसके अंदर सारी एक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है कि एक लिविंग यूनिट बन जाती है। सेल के बारे में कुछ और चीज़ें दी गई। जितनी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चला था उस समय तक ये पता चला था कि सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके चारों ओर एक थिन लेयर होती है जिसको आप मेम्ब्रेन कह सकते हो। उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर दिखता है जो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, न्यूक्लियस। तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें पता चल गई थी, वही चीज़ें इसमें रखी गई कि सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन एंड हैव ए न्यूक्लियस इन द सेंटर। जो बड़ी मेजर बातें थी उस समय तक जो क्लियर हो गई वो रखी गई कि सेल एक प्रोटोप्लाज्म का मास है जिसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन और सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। बाकी ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में सेल का किस तरह से क्या रोल रहता है वो समझाया गया आगे के 2 पॉइंट में। एक चीज जो उन्होंने जनरलाइज करने की कोशिश करी कि ऑल सेल्स आर सिमिलर इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सारी की सारी सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर में, केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है उन्होंने कि जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल, व्हाटएवर, इनका कहना था कि भले बाहर से कितने ही अलग अलग दिखें लेकिन इनके सेल में तो बड़ी सिमिलरिटी है और सारी सेल का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। उनका जो केमिकल पार्ट है, कंपोजिशन भी एक जैसा है करीब करीब, और उनमें होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत कुछ सेम होती है, ठीक है। तो सेल लेवल पर जाकर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म में बड़ी सिमिलरिटी मिलती है, भले बाहर से देखने में वो कितने अलग अलग दिखे, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट पॉइंट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली डन बाय इट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। मतलब जो फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो वास्तव में कौन कर रहा है? हम जो भी काम कर रहे हैं या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो दरअसल उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के थ्रू हो रहा है। सारा काम सेल से शुरू होता है, सेल ही कर रही है। तो इस तरह से ये 4-5 पॉइंट दिए गए सेल थ्योरी में, और ये कहा भी गया कि दिस बीइंग द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी कि व्हाट वी नोज कि सेल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, और इतना ये चीज़ ये मान करके सब में अप्लाई होता है। लेकिन जब आगे बढ़े तो हमें इस सेल थ्योरी में कमियां नजर आई। ऐसा लगा कि इसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। जब हम कह ही रहे हैं कि ये ऐसा हम एक थ्योरी बना रहे हैं जो सब पर एप्लीकेबल हो, तो कुछ चीज़ें थी जो इसमें मिसिंग थी। दूसरी बात, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलते गए जिन पर ये पूरी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एन एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। तो अब इस सेल थ्योरी के ड्रॉबैक, एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। सेल थ्योरी क्या है, बड़ा सिंपल पार्ट है, लेकिन इसके एक्सेप्शन पर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनता है। और फिर उनको क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुई, क्या रहा। अब देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ द सेल थ्योरी, जो इनिशियली सेल थ्योरी स्लीडन और स्वान की दी गई, उसमें जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि देयर वाज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। हाउ न्यू सेल कम्स, इस नेचर में नई नई सेल कहाँ से कैसे आती, कैसे बनती हैं, इसके बारे में सेल थ्योरी साइलेंट है। और यही सेल थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हो, लिमिटेशन कह सकते हो। इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आती कैसे, बनती कैसे, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, नथिंग लाइक दैट। एंड देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थ्योरी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, दे आर सो कॉल्ड एक्सेप्शन। एंड सबसे मेजर एक्सेप्शन तो माना गया वायरस को। वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। वायरस में तो सेल ही नहीं होती। वायरस में एक न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, आरएनए, और चारों तरफ एक प्रोटीन की कवर होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वायरस तो सेल ही नहीं है, स्टिल दे बिहेव्स एज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हेन यू आर सेइंग दैट एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, तो वायरस तो बड़ा एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल तो हैं लेकिन उनकी सेल वैसी नहीं हो रही है जैसी हमने सेल थ्योरी में कही है। जैसे कुछ मोनेरन्स, आपने अगर मोनेरा पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा में रखे गए, इसके बारे में डिटेल हम भी बताएंगे। तो ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जैसे जो प्रोकैरियोट मोनेरन्स हैं,
उनके अंदर तो प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है, जबकि सेल थ्योरी कहती है कि एवरी सेल हैव ए न्यूक्लियस, लेकिन इनमें तो प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं। तो यहाँ भी सेल थ्योरी की बात पूरी फॉलो नहीं हो रही है। ऐसे फंजाई एक और स्पेशल ऑर्गेनिज्म मिला। हम कहते हैं हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना है, जिसके मास और प्रोटोप्लाज्म और एक मेम्ब्रेन है, प्लांट है तो सेल वॉल भी है। लेकिन आप देखिए फंजाई तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आता। दे आर वेरी स्पेशल ऑर्गेनिज्म, दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हाइफा कहते हैं, किंगडम फंजाई में पढ़ा भी होगा, ठीक है। हाइफा कहते हैं, माइसीलियम ग्रुप ऑफ हाइफा, और वो ट्यूब है, उसमें प्रोटोप्लाज्म फिल्ड है और मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस भी है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। डू नॉट हैव सेल्स व्हाइल प्रोटोप्लाज्म इज फिल्ड इन ट्यूब्स, हाइफा जिसको कहते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये थोड़ा अलग ही स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड सेल नहीं दिखती। और इसी तरह से जैसे कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे आरबीसी, सी ट्यूब सेल्स, ये ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं, इनमें तो बिल्कुल ही न्यूक्लियस कंडीशन है ही नहीं, नॉन न्यूक्लिएटेड है, फिर भी लिविंग है। तो कई सारी चीज़ें और भी कई बातें आती हैं। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड को लिविंग मटेरियल कहा जाता है, बट ब्लड के अंदर सारी सेल थोड़ी होती है, उसमें सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर दोनों पार्ट है, फिर भी ब्लड को लिविंग न माना जाता है। मतलब सेल थ्योरी के ऑब्जेक्शंस कई सारे थे। There are many organisms which do not follow the cell theory properly, and one of the major drawback is the formation of new cell was nothing was explained about this. अब उसके बाद में इस सेल थ्योरी में कुछ अमेंडमेंट हुए, जो इसमें कमियां थी धीरे धीरे उसके जवाब आने लगे। सबसे पहले तो इसी चीज़ के बारे में बताया कि आखिर नई सेल्स कहाँ से आएंगी, and that famous contribution was made by Rudolf Virchow। इसलिए इनका तो नाम भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा चुका है। रूडोल्फ विर्चो ने, इन्होंने अपनी जो सेल्स की स्टडी करी, तो नई सेल्स कहाँ से कैसे बनती, इसको लेकर के उन्होंने अपनी एक बात रखी। इन्होंने एक बड़ा फेमस ग्रीक स्टेटमेंट दिया था, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये यूं का यूं आता है, कई बार आ चुका है, हु सेज ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसको सेल लाइनेज थ्योरी भी कहते हैं, और इसका जब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करता हूँ तो इसका मीनिंग होता है न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बहुत बड़ी बात थी जो इन्होंने कही, और यहीं से सेल डिवीजन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलने लगी। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसको सेल लाइनेज थ्योरी कहते हैं, देयर इज अ लाइन ऑफ सेल। सेल कभी भी डी नोवो नहीं आती, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। डी नोवो का मतलब है कहीं अचानक से प्रकट नहीं हो जाती, ठीक है, सडनली नहीं आती है। सेल जो फर्स्ट कैसे बनी होगी वो तो आपका इवोल्यूशनरी पार्ट है, लेकिन उसके बाद से अब सेल से ही सेल बनती है। तो पुरानी जो सेल्स हैं वो ही नई सेल बनाती है। तो न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो प्रेजेंट सेल है वो बनाती है, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। और इस चीज़ को फिर सेल थ्योरी में लेटर ऑन बाद में ऐड किया गया। तो सेल का जो एक मेजर प्रॉब्लम जो थी, जिस पर सेल थ्योरी कुछ नहीं कहती है, उसका जवाब रूडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। और भी फिर कई चीज़ें आई, धीरे धीरे सेल के बारे में कई और इन्फॉर्मेशन गैदर हुई। सेल थ्योरी को फिर मॉडिफाई करने की ज़रूरत महसूस हुई, और बाद में कई लोगों ने सेल थ्योरी में कई चीज़ें ऐड करी, और एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनती है। अब उसमें क्योंकि कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है तो हम सबके नाम न भी ध्यान रखे चलेगा, बट इनका नाम एक मेजर जो चीज़ है ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जो हमारी पुरानी सेल थ्योरी थी उसमें कई चीज़ें और ऐड होकर के एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई गई। इसको सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो पुरानी सेल थ्योरी वाली हैं और कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी, सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्ट्राइन। आप देखिएगा, मैं इसको रीड कर रहा हूँ और आप देखिएगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो पहले वाली हैं, कुछ चीज़ें और ऐड हुई हैं। और यहाँ कोशिश की गई है कि मिनिमम से मिनिमम एक्सेप्शन रहे। जितने एक्सेप्शंस थे, जो ड्रॉबैक थे, उनको दूर करने की कोशिश की। और भी तब भी हालांकि खैर सेल में इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि कुछ तो एक्सेप्शन रहेंगे। अब देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है। मॉडर्न सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स। ये बात सभी हम एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ वास्तव में सेल से ही शुरू होती है, सेल में ही होती है। अगर हम सेल के बाहर आ जाते हैं या सेल को ही बिखेर देते हैं तो लाइफ खत्म मान ली जाती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, और सेल्यूलर मटेरियल। अब देखो ये चीज़ और ऐड करी, इतना स्टेटमेंट तो पहले वाली सेल थ्योरी में भी था कि एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बट ये सेल्यूलर मटेरियल वायरस की वजह से ऐड किया है। वायरस आर नॉट सेल,
दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वायरस हमेशा पैरासाइट होते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं तब तो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं, बाहर पड़े रहते हैं तो पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और उसमें सेल नहीं है बट सेल्यूलर मटेरियल है, वो जो न्यूक्लिक एसिड है, जो प्रोटीन उसमें है, वो सेल का ही तो बनाया हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बने हैं और कभी कभार सेल्यूलर मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। नाउ सेल इज द यूनिट ऑफ, अब देखिए हमने कहा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वही है, एक दो चीजें बढ़ा दी इसमें। सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। मतलब एक ऑर्गेनिज्म होने वाले हर काम की शुरुआत फंडामेंटल यूनिट सेल से ही होती है। स्ट्रक्चर का यूनिट, फंक्शन का यूनिट, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी सेल, गैमेट्स बन रहे हैं तो सेल ही तो है। हेरिडिटी, जनरेशन टू जनरेशन जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जेनेटिक्स, वहाँ भी सारा काम सेल के अंदर ही, जीन है हमारे। तो हर चीज की यूनिट तो सेल ही है। A single cell can act as a complete organism. This is another thing कि एक अकेली सेल भी पूरा एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकती है। सिंगल सेल कैन एक्ट एज एन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सिंगल सेल वाले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक सेल अपने आप में पूरा सस्टेन करने में कैपेबल है, वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। उसके बाद देखिए सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पुरानी वाली लाइन देखो, सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि सेल प्रोटोप्लाज्म का मास है, और इट मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। अब देखो थोड़ा सा और जोड़ा इसमें, कहा गया था कि सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ न्यूक्लियस। अब ये कह रहे हैं कि सेल प्रोटोप्लाज्म का मास हो सकता है या फिर मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म। ये फंजाई की वजह से दिया है, फंजाई में हाइफा होते हैं ट्यूब लाइक, और उसमें खूब सारा प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है, मल्टी न्यूक्लिएट, तो वही कहना चाह रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म भी हो सकता है, उसको भी हम सेल्यूलर पार्ट ही मानेंगे, ठीक है। देन अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें कही कि सेल हैव ए न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल इन द सेंटर। देखिए फिर थोड़ा सा चेंज, पहले कहा था सेल इज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, अब कह रहे हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि सारे प्रोकैरियोट ऐसे हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल तो है ना। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मटेरियल भी चलेगा, ताकि प्रोकैरियोट्स को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। एंड ऑल्सो हैव सेवरल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनल डिस्कवर हो चुके थे, तो कई तरह के और सेल ऑर्गेनल भी हैं। एंड इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एंड और अ सेल वॉल ऑल्सो। एंड और इसलिए कि मेम्ब्रेन तो होगी, उसके बाद सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी होती है, सेल वॉल इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में ये एक जनरलाइज्ड बात कहेगी कि सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, समटाइम अ मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म फिल्ड इन अ ट्यूब्स, ठीक है। एंड इट इज हैविंग न्यूक्लियस एंड समटाइम इट हैव न्यूक्लियर मटेरियल ओनली, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। It consists of many cell organelles surrounded by cell membrane and also surrounded by cell wall sometime. ये सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जो पिछली सेल थ्योरी से थोड़ा इम्प्रूव किया गया। अब इसमें हम थोड़े जो हमारे एक्सेप्शन आ रहे थे वो इसमें कम से कम कवर होते जाएं। आगे की कुछ पॉइंट्स और देखिए। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये चीज़ वो ये पुराने वाली है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, सारी सेल्स कोई भी ऑर्गेनिज्म की हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिकली जो उसमें काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म तो जानते हो, हमारी सेल के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस, इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो भी काम होता है वो सब मेटाबॉलिज्म। तो फंडामेंटल एक्टिविटी सारी सेल की एक जैसी होती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये पुरानी जो सेल थ्योरी थी वो कभी रखा हुआ पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज़ जो रुडोल्फ विर्चो वाला प्रॉब्लम था वो भी इसमें आया गया कि नाउ न्यू सेल, अगला जो पॉइंट दिया गया, न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चो का ये स्टेटमेंट जोड़ा गया ताकि ये आंसर दिया जा सके कि न्यू सेल कहाँ से आएगी, ठीक है। फिर ये भी वही पुरानी सेल थ्योरी का ही पार्ट है कि फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली डन बाय इट्स ऑल कंस्टिट्यूएंट सेल। ये हमने पहले भी कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो काम करता है दरअसल वो उसकी सेल द्वारा किया जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में एक सेल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई, अ सेल इज अ सेल्फ कंट्रोल्ड यूनिट। हमने कहा कि एक सेल पूरा एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकती है। सेल जो है एक सेल्फ कंट्रोल्ड यूनिट है, और इट मेंटेन एन इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑल फंक्शन, उसके अंदर होने वाले सारे फंक्शंस में एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होता है, और एक वेल बैलेंस्ड यूनिट है, और अकेली ही वो सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकती है।
सेल के अंदर मिलने वाला और उसके सारी एक्टिविटीज़ में मिलने वाला ये इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस, इसके लिए एक टर्म दी जाती है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस वैसे तो कॉमन वर्ड है, एक बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए दिया जाता है। सेल के अंदर भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक बैलेंस मिलता है, एक इक्विलिब्रियम मिलता है, उसी इक्विलिब्रियम को होम्योस्टैसिस कहते हैं। कोई भी काम जब बैलेंस के तौर पर इक्विलिब्रियम और बैलेंस में किया जाएगा तो होम्योस्टैसिस होता है। सेल का यही होम्योस्टैसिस है जिसकी वजह से वो सेल लिविंग कहलाती है। सेल में बहुत सारी रिएक्शन होती है। अच्छा, वो रिएक्शन आप अलग अलग बाहर भी कर सकते हो। आपने लिविंग वर्ड में पढ़ा भी होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल में होती है वो बाहर टेस्ट ट्यूब में भी हो जाती है, तो हम टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं बोल देते। लेकिन ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जब सेल के अंदर होती है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड बैलेंस्ड वे में होती है, अपने आप एक इंटरकनेक्टेड मैनर में होती है, तब लाइफ बनती है और एक लिविंग यूनिट बनती है। ठीक है, तो केवल काम होना नहीं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच का जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, जो पूरी यूनिट को एक साथ काम कराता है, वही तो उसी इक्विलिब्रियम को होम्योस्टैसिस कहते हैं, और तभी वो लाइफ शो करता है। ठीक है, इनकी चीज़ों को बिखेर दो, कोई नॉन लिविंग मटेरियल हो जाएगा। जब इकट्ठे करके कंबाइंड एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो एक लिविंग यूनिट हो गई, होम्योस्टैसिस। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ चीज़ें और ऐड की गई, और उस प्रीवियस सेल थ्योरी में जो ऑब्जेक्शंस थे, जो ड्रॉबैक थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने की कोशिश की गई। इवन अभी भी इस सेल थ्योरी को पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, अब भी इसमें कई चीज़ें हैं। अब इतना सेल के अंदर इतनी वैरायटी और इतनी चीज़ें हैं कि आप एक कॉमन सेल थ्योरी या ऐसी कोई सेल थ्योरी तो नहीं बना सकते जिसमें कोई एक्सेप्शन ना आए और वो सब पर चल जाए। कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो रहेंगे, बायोलॉजी द साइंस ऑफ एक्सेप्शन तो रहेंगे, बट फिर भी हमने काफ़ी मिनिमाइज करने की कोशिश की है। तो स्लीडन और स्वान की सेल थ्योरी ध्यान रखनी, और फिर उसमें क्या क्या कमियां थी और उसके बाद फिर क्या नया चेंज आया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में इनका आउटलाइन मिलेगा थोड़ा थोड़ा। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ये न मान लें कि बस इतना ही पढ़ना है, ये सिलेबस आउटलाइन है। वो आपको बता रहा है कि भी हाँ ये कुछ होता है, अब इसके आसपास की चीज़ें टीचर विल डिस्कस इन क्लास। कुछ लोग ये गलती कर लेते कि जो एनसीईआरटी में लिखा बस वही पढ़ते रहते हैं, उनको समझने के लिए इधर उधर की चीज़ें और चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने एक इनिशियल पार्ट लिया सेल थ्योरी का, एक हिस्टोरिकल पार्ट कह सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, क्या रहा। अब देखिए, सेल से ही रिगार्डिंग कुछ और एडिशनल बातें लेते हैं। अगर हम सेल के बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है, क्या है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये चीज़ हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, वही छोटी छोटी बातें हैं। अभी हमने कहा है कि सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकती है, यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा सेल मिलकर के भी कंबाइंड वे में काम करती है। मतलब देखो, सेल के अंदर दोनों बातें हैं। सेल खुद एक यूनिट की तरह अकेली भी रह सकती है, देखा जाए तो उसको किसी की जरूरत नहीं, वो सारे काम खुद कर लेती है। और अगर साथ में रहने का मौका मिल रहा है तो सेल फिर मिलकर के भी रह लेती है, इंडिपेंडेंटली भी रहने में कैपेबल है, और ग्रुप में भी रह सकते हैं, और कोऑर्डिनेटेड मैनर में भी काम कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, और यही एक तरह का नेचर का इवोल्यूशन भी है। जब लाइफ इस अर्थ पर लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, तो कोई शुरू में थोड़ी इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए, समहाउ जैसे तैसे एक सेल बनी थी, फिर वो एक सेल ही चलती रही, और पहले ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर आए, फिर उसके बाद में सेल की ग्रुपिंग होने लगी। सेल को भी एहसास हुआ कि अकेले काम करना ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन अगर कई सेल मिल के काम करेंगी तो ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो ऐसे में फिर धीरे धीरे हम मल्टी सेलुलरिटी की तरफ आए। तो दिस इज द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, दैट फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्स एंड देन दे गिव राइज टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलरिटी में कुछ फायदे थे तो आगे इवोल्यूशन प्रोसीड हुआ, मल्टी सेलुलर बने, उसमें भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म बनते 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 हम ह्यूमन तक पहुंच गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस तरह के इवोल्यूशन में। आज भी हमें पुराने वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब भी मिलते हैं और मल्टी सेलुलर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर सिंपल सी बात है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल कैन एक्ट एज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये तो कह एनसीईआरटी की लाइन है कि एक सिंगल सेल से भी ऑर्गेनिज्म बनता है, एंड सिंगल सेल
अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकती है और सारी ज़रूरी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, और इसीलिए वो एक सेल भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, यूनिसेलुलर्स। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड भी कर पाएंगे। तो डिवाइड करना मतलब रिप्रोडक्शन करना, नई नई सेल बना लेंगे। ठीक है, एंड हेंस दे आर इमोर्टल। एक और ख़ास बात देखें, इनमें क्या होता है, देखा जाए तो ये जो यूनिसेलुलर है ये मरते नहीं है। एक ही सेल है, जितना सर्वाइव किया ठीक है, उसके बाद वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बन गए, तो पुरानी वाली सेल तो खत्म, पुराना ऑर्गेनिज्म खत्म, नए 2 बन गए, तो डेथ कहाँ हुई। यूनिसेलुलर्स आर सेड टू बी इमोर्टल, वो अमर होते हैं। और डेथ होने से, हालांकि मारा जा सकता है, आप उसको गर्म कर दो, हीट कर दो, बहुत सारे तरीके कि सेल की डेथ हो जाए, वो कर सकते हैं। कंडीशंस हैं, आर्टिफिशियली या बहुत एडवर्स कंडीशन में सेल की डेथ हो जाएगी, बट एक नॉर्मल कंडीशन में सेल की डेथ ना होकर के ये डिवाइड होकर के प्रोजेनी बना देते डॉटर सेल्स, इसीलिए इनको इमोर्टल माना जाता है। ठीक है, इनमें ऐसा कोई यूँ नहीं है कि पर्टिकुलरली जैसे हम बड़े ऑर्गेनिज्म होता है कि एक लाइफ साइकिल है हमारी, हमने प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करी, लेकिन एक पुराना जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट जिसको हम कहते हैं, फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, और ये इमोर्टल होती है। ठीक है, यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। एक और खास बात ये, एक अकेली सेल जब पूरा ऑर्गेनिज्म होती है तो लाइफ के सारे ज़रूरी काम वो अकेली सेल ही कर रही है। ठीक है, एक ही सेल सारे काम करती है, तो डिफरेंशिएशन नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा। जब बहुत सारे काम होते हैं तो भाई ये काम आप करेंगे, ये काम बांट सकते, डिवीजन ऑफ लेबर। और जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है। ये दोनों जो हैं, जब हम सेल पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। जब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसको सारा काम करना है, तो कोई वर्क डिवीजन नहीं है, एक अकेली सेल सारा काम परफॉर्म करती है। अदरवाइज, और इसीलिए कोई डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द वर्क अलॉटेड। आपको जो काम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हो जाना, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन जब वर्क ही डिवाइडेड नहीं है तो हर सेल सारे काम कर रही है जनरल वे में, तो कोई स्पेशलाइजेशन, कोई डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ एक ही सेल है, उसी को सारे काम करने हैं, तो सारे काम एक ही सेल कर रही है। तो इससे एक ड्रॉबैक ये है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब आप वर्क डिवाइड कर देते हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक ही सेल को सारा काम करना, इसलिए ध्यान रखिए यूनिसेल ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी वर्किंग एफिशिएंसी कम रहती है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ही तो रहते हैं, और इनमें एक लिमिटेशन रहेगी, सिंगल सेल इसलिए। तो यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन नहीं है, एक ही सेल सारा काम करती है, और वही बाद में लास्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसकी डेथ भी नहीं मानी जाती, और वो 2 नई डॉटर सेल, मतलब वो इमॉर्टल है, आगे से आगे चलती जाएगी। इस तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अब भी मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं। आप जब किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं तो यूनिसेलुलर्स वहाँ भी आती हैं, मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर्स हैं, या जो भी हैं और भी हैं। अब उसके बाद आए मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, और इन देम सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। ये ग्रुपिंग हुआ है, और तब जाके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड हैव डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ये बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, और इनमें डिफरेंशिएशन, डिवीजन ऑफ लेबर भी हुआ है, काम बढ़ता गया। देखिए, मल्टीसेलुलरिटी की शुरुआत कहाँ से हुई है? हम प्रोटिस्टा, मोनेरा जब वहाँ बढ़ते हैं तो वहाँ भी आती है बात। पहले सेल जो है अकेली एक एक ही हुआ करती थी, फिर समहाउ किसी रीजन से सेल के ग्रुप बनने लग गए, एग्रीगेट्स। ठीक है, सेल इकट्ठी हो गई, एक म्यूसिलेज की कवरिंग में सेल इकट्ठी हो गई, जैसे आपने कभी वोल्वोक्स के बारे में सुना हो, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स। अब हुआ क्या, क्लेमाइडोमोनास तो एक सेल, उसके जैसी बहुत सारी सेल इकट्ठी हो गई तो वो वोल्वोक्स बन गया, बॉल लाइक। उसमें मल्टीसेलुलरिटी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, पहले जब सेल इकट्ठी हुई और ऐसे साथ चलती रही तो उनको एहसास हुआ कि जब हम साथ रहते हैं तो फायदा तो है। तो शुरू में तो क्या वो साथ रहे, फिर भी अपना अपना काम कर रहे हैं। वोल्वोक्स में यही है, 1-2 फंक्शन है जो वो शेयर करते हैं कॉमन, बाकी हर सेल अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। सेल की वो आदत नहीं गई, नहीं अपन तो अपने अपनी यूनिट अलग है, ठीक है, साथ भी रहेंगे नहीं, अपना अपना काम करो, ठीक है, बैठे हैं एक साथ है।
फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जब साथ ही हैं तो कुछ काम कॉमन वे में बांटा जाए, रिप्रोडक्शन कॉमन कर लिया, ऐसे कई चीज़ें आ गई। तो पहले क्या बने, लूज एसोसिएशंस बने सेल के, जिसमें हर सेल तब भी इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, थोड़े बहुत फंक्शन धीरे धीरे कॉमन होने लगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए और कॉम्प्लेक्सिटी आई, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म आए, तो सेल का वो ग्रुप परमानेंट होता गया। अब सेल अलग होने की बजाय साथ रहने में ही ज़्यादा विश्वास करने लगे और उनके कई फंक्शंस हैं जो पट गए। और उसका एडवांटेज भी नजर आया कि अब एक ही सेल को सारे काम नहीं करने पड़ रहे, तो काम बांट दिए गए, तो डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ, परमानेंट ग्रुप बनने लगे, सेल से टिश्यू बना, ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल के आए, टिश्यू सिस्टम बनने लगा, फिर ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम और फिर एक ऑर्गेनिज्म, ये सारा कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे आया है। आप एनिमल प्लांट दोनों में देखोगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखे, ठीक है। और जब ग्रुप, मैंने आपको भी बताया, जैसे जैसे हमारे पास मेंबर्स ज़्यादा हैं तो सेल ने अपने काम बांट ली। और ह्यूमन तक आते आते तो आप देखो हमारी बॉडी में हमारी लाइफ शुरू होती है एक सिंगल जाइगोट से, डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है, वहाँ भी सारी सेल एक जैसी है, लेकिन धीरे धीरे उनको काम बांट देते हैं कि तुम मसल्स बनोगी, तुम नर्व सेल्स का काम करोगी, तुम आरबीसी बनोगी। हमारी बॉडी में 260 से भी ज़्यादा टाइप की सेल होती है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, और ये काम बांटे गए। लाइफ की जब शुरुआत आज भी होती है तो एक सेल से शुरू होती है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। आज भी हमारी लाइफ जिस तरह से शुरू होती है, हमें दिखता है कि हमारा एंसेस्ट्री क्या रही होगी, कि हम एक सेल के बने। उस समय शुरू में सारी सेल एम्ब्रियो की एक जैसी है, फिर वर्क डिवाइड होता है। अब जैसे एक सेल को कह दिया भाई आपको मसल्स बनना है, आपको मसल्स की तरह काम करना, और एक को नर्व सेल्स बना दिया, एक को आरबीसी। अब सेल ने सोचा कि जब आप जिंदगी भर बस ये एक ही काम करना है, तो सेल क्या करती है, अपने उस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है। सेल अपने अंदर वो सारे जरूरी चेंजेस कर देती हैं जिससे कि उसको जो काम दिया है वो अच्छे से कर पाए। नर्व सेल्स का काम दिया है किसी को, तो वो अपने अंदर इस तरह से चेंज करेगी कि वो अपने उस सेंसेशन के काम को अच्छे से कर पाए। मसल सेल मसल के काम को अच्छे से करने के लिए उसके अपने अंदर चेंज, जो चेंज मसल सेल ने किए वो नर्व सेल ने नहीं की। अच्छा, इनके पास सबके पास जीन एक जैसे, लेकिन अपने काम के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड होना, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसे में सेल के अंदर कई परमानेंट चेंज हो जाते हैं। शुरू में जहाँ सारी सेल एक जैसी थी, अब अलग अलग दिखने लगती है। जैसे आरबीसी को कह गया भाई आपको हीमोग्लोबिन रखना है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी, तो आरबीसी अपने काम में देखो कितनी डिवोटेड है कि बस उसकी धुन सवार के मेरे को तो बस ये एक ही काम करना, जीना मरना यही है। तो उन्होंने अपने सारे सेल ऑर्गेनल हटा दिए, इवन न्यूक्लियस तक खत्म करके पूरे में हीमोग्लोबिन भर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले जा सके। जो वर्क उनको दिया है उसमें वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, इसके लिए वो अपने अंदर जो जरूरी चेंजेस होते हैं वो कर दिए जाते हैं। आरबीसी के लिए कहा जाता है इट इज आरबीसी और नर्व सेल्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन शो करते हैं, और बहुत सारे परमानेंट चेंज हो जाते हैं उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन। तो पहले वर्क डिवाइड हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद वो अपने उसी वर्क के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हो गए, तो अलग अलग टाइप की सेल दिखने लगी, एंड दीज आर द डिफरेंशिएशन, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है। अब डिफरेंशिएटेड सेल्स में डिफरेंशिएशन का लेवल अलग अलग, कुछ सेल बहुत बहुत अपर लेवल पे चली गई जैसे नर्व सेल्स, आरबीसी, कुछ थोड़ी कम है, कुछ और कम है। अब वो डिपेंड करता है कैसा वर्क है, उसके अकॉर्डिंग उनका डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब अच्छा, जो सेल आपकी शुरुआत में थी जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन है, वो होती है अनडिफरेंशिएटेड। जैसे हम अगर यूनिसेलुलर में बात करें तो वहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं। मल्टी सेलुलर में भी जाइगोट, एम्ब्रियोनिक सेल्स अनडिफरेंशिएटेड, उसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं, कॉमन सेल्स। वो अनडिफरेंशिएटेड सेल किसी भी टाइप की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, समझ गए। अनडिफरेंशिएटेड सेल फिर बिकम डिफरेंशिएटेड। अब एक चीज और देखिएगा, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो बड़ी सिंपल होती है, तो उनमें उनका डिवीजन पावर रहता है, सेल का डिवाइड होना और डॉटर सेल बनाना, माइटोसिस, मियोसिस, जो भी। और एक चीज ध्यान रखना, सेल की डिवीजन एबिलिटी सेल की सिंप्लिसिटी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जितना सेल सिंपल है उतना इजी वे में डिवाइड होगी, जितना सेल कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, डिफरेंशिएट होता जाएगा, अपने अंदर खूब चेंजेस कर लिए, अब वो सेल फिर डिवीजन अफोर्ड नहीं कर पाती। और इसीलिए अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, उनमें डिवीजन एबिलिटी हमेशा रहती है, दे नेवर लूज दिस एबिलिटी।
लेकिन बाद में जब सेल में वर्क अलॉट होता है और सेल डिफरेंशिएट होती है तो सेल अपने इस एबिलिटी को लूज कर देती है। अब मसल्स फिर भी डिवाइड कर जाती हैं। अब नर्व सेल्स, आरबीसी, इन्होंने अपने अंदर इतने चेंजेस कर लिए कि अब इनको कहते हैं कि लो चलो डिवाइड करो, डॉटर सेल बनाओ, तो ये मना कर देती नहीं, अब नहीं पॉसिबल है। हमें जो काम मिला था हमने उसको अच्छे से करने के लिए हमारे अंदर इतना सारा चेंज कर दिया कि अब अगर आप कहोगे कि हम डिवाइड करके डॉटर सेल बना दें तो नहीं बना पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई मेनी डिफरेंशिएटेड सेल लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। वो डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड नहीं होती, ठीक है, कुछ हो जाती है, कुछ ऐसी है जो यूं तो नहीं होती है, जरूरत पड़ने पर हो जाती है। अब वो डिफरेंशिएशन का लेवल है, जितना हाई लेवल का डिफरेंशिएशन होगा डिवीजन पावर खत्म होता है। तो डिवीजन पावर का डिफरेंशिएशन से इनवर्स रिलेशन। कुछ में डिफरेंशिएशन का लेवल बहुत हाई नहीं है, भी ठीक ठाक है, तो वो यूं डिवाइड ना भी करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर डिवाइड करने लग जाती है। हमारी लीवर सेल, लीवर में रीजनरेशन मिलता है, रीजनरेशन वर्ड सुना होगा, ऐसे तो नहीं डिवाइड हो रही, जरूरत पड़ने पर डिवाइड हो जाती है। और अगर एक डिफरेंशिएटेड सेल वापस डिवाइड करने लग जाए, इट बिकम अगेन बिहेव्स लाइक अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएटेड सेल स्पेशलाइज्ड हुई तो क्या बनी? डिफरेंशिएटेड सेल। और वापस अगर वो डिवाइड करने आ जाती है अनडिफरेंशिएटेड की तरह, तो वो अपना डिफरेंशिएशन थोड़ा लूज करती है, उसी को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्लांट में कैम्बियम होता है, और भी हैं, लीवर सेल्स हैं, जो है तो डिफरेंशिएटेड, लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस डिवाइड करने लग जाती है। और जो डिफरेंशिएटेड सेल फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई होकर डिवाइड करने लग जाती है, तो उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएट। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बेसिक बातें हैं, हर जगह काम है। आप देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल: अनडिफरेंशिएटेड सेल, differentiated cells and de-differentiated cells. Undifferentiated cell, simplest cell, कोई specialization. Differentiated cell, quite specialized cell, specialization according to the division of labor, according to the work allotted, वो specialized होगी, and most of them may not have the division ability also. And if the differentiated cell again becomes simplified and start dividing, then it is de-differentiation. ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन हटना, तो डी डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जब डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड करने। जब हम आगे एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ बहुत काम आती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेनिज्म सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म है नेचर में आज भी। एंसेस्ट्रल पार्ट यूनिसेलुलर है और उन्हीं से मल्टीसेलुलर इवॉल्व हुए हैं। कुछ और बातें हम सेल की आगे प्रोसीड करें तो सेल की जनरल चीज़ें हैं, शेप, साइज़ किस तरह का है, क्या है, बहुत कॉमन बातें हैं। सेल की शेप की बात करें तो शेप ऑफ सेल इज़ हाईली वेरिएबल, और जितने तरह के शेप आप सोच सकते हो, एक बात को देखा जाए तो लगभग हर शेप की सेल मिलती है। इतना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इतनी सारी सेल्स हैं कि लगभग सारे मेजर शेप सेल में हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है शेप कौन सा होगा, शेप इज बीइंग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेल का शेप उसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। हमने डिफरेंशिएशन की बात करी, तो सेल जब डिफरेंशिएट होती है तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने शेप में भी चेंज कर देती है। वो अपना शेप ऐसा रखती है जिससे कि उसको जो काम करना है वो काम बहुत अच्छे से कर सके। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी शेप चल रहते हैं, ठीक है। अब शेप्स कई तरह के हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल शेप, इस तरह की एक एक सेल अलग अलग भी हो सकती हैं। कई बार इस तरह से बिल्कुल कंबाइंड स्फेरिकल जैसे प्लांट्स वगैरह में मिलती इस तरह की शेप हो सकती है। डिस्क लाइक शेप हो जाती है, बाइकॉन्केव शेप, जैसे आरबीसी के बारे में होता है। आरबीसी जो होती है इस तरह से थोड़ा सा डिस्क शेप की बाइकॉन्केव हो जाती है, ये आरबीसी इस तरह की। ये तो कॉमन सेल्स हैं। पॉलीगोनल सेल्स होती हैं इस तरह की, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल सेल्स हो सकती हैं। कॉलमनर सेल्स पढ़ेंगे आप, इस तरह की लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स हो सकती हैं, ऐसी कॉलमनर सेल्स हो सकती हैं। पॉलीगोनल सेल्स हो सकती हैं, आरबीसी, ठीक है। और भी क्यूबोइडल या इर्रेगुलर शेप, कई बार तो कोई फिक्स शेप ही नहीं, जैसे नर्व सेल्स है। अब नर्व सेल्स का कोई ऐसा यूँ फिक्स शेप नहीं है, और इसमें आप नर्व सेल्स का शेप अगर आप देखेंगे इस तरह के कुछ इर्रेगुलर शेप्स हो सकते हैं नर्व सेल्स। तो वेरिएबल शेप्स हैं, शेप कई तरह के हैं, जैसा फंक्शन है, जैसी लोकेशन है, किस ऑर्गन में है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की शेप होती है, ठीक है। देन साइज, साइज को लेकर के भी बहुत वेरिएशन है, हाईली वेरिएबल साइज। बहुत छोटी छोटी सेल्स भी हैं और काफ़ी बड़ी सेल्स भी हैं। यहाँ बस एक
जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट कौन, लार्जेस्ट कौन, तो वो 2-3 एग्जाम्पल ध्यान रखने, बाकी तो हर साइज़ की सेल मिल जाती है, बट ये है कि माइक्रोस्कोपी के नेकेड आई से नहीं दिखती। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट सेल के बारे में ध्यान रखना। वैसे इन जनरल तो कहा जाता है माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल बात है, जनरल में तो कई बार यही आंसर होता है। अब माइकोप्लाज्मा में भी एक जो माइकोप्लाज्मा का जो नॉर्मल एवरेज साइज होता है वो 0.3 माइक्रोन के आसपास होता है, बट माइकोप्लाज्मा में भी अलग अलग साइज वाले माइकोप्लाज्मा है। तो एक माइकोप्लाज्मा है पीपीएलओ, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, ये 0.1 माइक्रोन का सबसे छोटी सेल मानी जाती है। तो या तो पीपीएलओ आंसर होगा, कई बार क्वेश्चन में पीपीएलओ नहीं होता तो माइकोप्लाज्मा करना, क्योंकि ये भी माइकोप्लाज्मा ही होता है। एक तरह माइकोप्लाज्मा 0.3 से लेकर 0.1 की रेंज में होते हैं, बहुत छोटे हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग माना जाता है। ऑस्ट्रिच की जो एग है एक ही सेल 15 से 17 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है उसका, ये तो दिखाई भी दे जाता है, ये लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल लेंथ वाइज देखें तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स होती है। जितने भी तरह की सेल्स हैं उनमें नर्व सेल्स काफ़ी लंबी लंबी सेल्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म में नर्व सेल काफ़ी बड़ी, और इवन इनकी तो लेंथ जो है 1 मीटर तक ऑब्जर्वी, 1 मीटर तक ऑब्जर्वी। ठीक है, और 1 मीटर में भी ये ध्यान रखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट मिली है जिराफ की लेग में, जिराफ की लेग आप देखेंगे काफ़ी लंबा रहता है, तो इन द लेग ऑफ जिराफ 1 मीटर सेल्स, 1 मीटर से भी आसपास नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स फाउंड इन द लेग ऑफ जिराफ, ये लॉन्गेस्ट सेल है। इस तरह से अलग अलग हैं, बाकी तो वेरियस शेप है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन के बीच में होता है, तो ह्यूमन के आरबीसी में 7 माइक्रोन का साइज है। ये वेरिएबल है, साइज भी एक्चुअली सेल का क्या फंक्शन है, कैसा क्या है, कहाँ लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल होंगे। स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हमने सेल की एक जनरल बातें बताई, कैसे सेल डिस्कवर हुई, सेल की थ्योरी, सेल के बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली, क्या रहा, और फिर कुछ ऑर्गेनिज्म, शेप, साइज, इन सब के अलावा फाइनली जो अब हम चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला पार्ट आता है हमारा सेल के टाइप्स ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस और भी कई चीज़ें मिलाकर के सेल को हम 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट। सेल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और उससे एडवांस टाइप यूकैरियोटिक सेल। इनिशियली पहले प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बनी। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था आज चैप्टर का, एक इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, व्हाट आर सेल, और चैप्टर में ये सब चीज़ें क्या क्या है। अब हम चैप्टर में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और उसके बाद यूकैरियोटिक। पूरा स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है ये चैप्टर। प्रोकैरियोटिक सेल जब हम पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा, आप जब मोनेरा पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा, वहाँ भी बैक्टीरिया पढ़ाया जाता है, और मोनेरा सारे प्रोकैरियोट्स हैं। तो वहाँ भी कई बार स्ट्रक्चर के बारे में चीज़ें बताते हैं, कुछ वहाँ बताते हैं और कह देते हैं कि वे सेल पढ़ोगे तो वहाँ आएगा। तो हम यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक इनिशियल स्ट्रक्चर लेंगे, उनमें क्या होता है और फिर उससे क्या क्या चेंज होकर के यूकैरियोट्स बने, और यूकैरियोट्स के एक सेल ऑर्गेनल की स्टडी, यही सारा इस पूरे चैप्टर के अंदर है। तो हम अपने अगले सेगमेंट में प्रोकैरियोटिक सेल शुरू करते हैं। थैंक यू।